औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर ये 16 से 18 तक है CS 304 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर, एन ऑपरेटर दैट वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स, मतलब वो वाले ऑपरेटर जो हमारे पास टू ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं, जैसे ए प्लस बी। अब ए और बी हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और प्लस और ये इसमें जो माइनस है हमारे पास, ये हमारे पास ऑपरेटर है। इसके बाद हमारे पास ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात की कि ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो पहले से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनको एक नया मतलब देना। गिविंग अ न्यू मीनिंग टू अ बाइनरी ऑपरेटर फॉर यूज डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पर मिसाल है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 मौजूद है, तो हम चाहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को प्लस करेंगे, तो फिर ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आएगा। लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम में यूँ सिंपल नहीं हो जाता। इसके लिए हमें अपने प्रोग्राम को, उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो उस ओवरलोडिंग के ज़रिए हम इस 1 और 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका सिंटैक्स लिखने का आ गया, ठीक है, कि कैसे सिंटैक्स इसका लिखा जाता है। फिर हमारे पास पासिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रेफरेंस। इसमें हमारे पास ये होता है कि जब ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं तो हम यूँ करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रेफरेंस के ज़रिए नेक्स्ट पास करते होते हैं। आगे उनको जब नेक्स्ट देना होता है तो हम साथ उनका रेफरेंस देते हैं। इससे क्या होता है कि अननेसेसरी जो कॉपीज़ होती हैं वो बच जाती हैं, उनसे मतलब हम बच जाते हैं कि कॉपीज़ नहीं बनती ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमारे पास, जैसे अगर हम ऊपर बात करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3 मौजूद था, ठीक है। तो अगर हम इन साथ इनका रेफरेंस देंगे ना, रेफरेंस के लिए हम एंड का यूज़ करते होते हैं, एंड सिंबल का। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड सी, ठीक है। अब इससे कंफर्म हो जाएगा कि एक तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी और दूसरा एंड लग गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सी को बता रहे हैं कि हमने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स। अगर हम वैसे लिखते कॉम्प्लेक्स तो वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो वो ना कॉपीज़ बन जाती है और उसकी वो और ना मिसअंडरस्टैंडिंग सी पैदा हो जाती है। प्रोग्राम में पता ही नहीं चलता कि कौन से कॉम्प्लेक्स को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमने कॉम्प्लेक्स एंड सी कर दी तो अब बता रहे हैं हम कि हम सी को रेफरेंस कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अननेसेसरी कॉपीज से बचा जा सकते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू। ऑपरेटर फंक्शंस यूजुअली रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब वो सिंपल बता रहे हैं कि जब एक प्रोग्राम में हम ओवरलोडिंग करते हैं ना, तो किसी ऑब्जेक्ट पर ओवरलोडिंग करते हैं तो जब हमें वापस जो मिलती है तो वो एक नई वैल्यू होती है, एक नया ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने जैसे बिल्कुल हमने कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को ऐड किया और उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 आया, तो मतलब एक बिल्कुल न्यू वैल्यू थी ना, हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद है फ्रंट फंक्शन फॉर बाइनरी ऑपरेटर यूज्ड व्हेन लेफ्ट ऑपरेंड इन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड जो होता है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन 5 हमारे पास एक वैल्यू हो गई है, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बाइनरी ऑपरेटर में फ्रंट फंक्शन यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्रंट फंक्शन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर वो आपकी क्लास का, आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं भी है ना, तो फिर भी वो आपके प्राइवेट मेंबर को असेस कर सकता है। तो फ्रंट फंक्शन हमारे प्राइवेट मेंबर को तक पहुंचेगा, मतलब इस तक पहुंचेगा और इसको सॉल्व करके हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 17, इसमें है हमारे पास कि इनहेरिटेंस विरासत है। मैकेनिज्म वेयर अ न्यू क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब एक नई क्लास बनती है पिछली वाली क्लास से विरासत लेकर, ठीक है। जैसे स्टूडेंट इनहेरिट फ्रॉम पर्सन, मतलब जैसे पर्सन से स्टूडेंट बना, ठीक है, तो स्टूडेंट ने पर्सन से विरासत ली, ठीक है। उसके बाद बेस क्लास, द क्लास डेट इज इनहेरिटेड फ्रॉम, मतलब अब बेस क्लास हमारे पास पर्सन है और डेविड क्लास हमारे पास स्टूडेंट है। मतलब वो क्लास जो इनहेरिट करती है, मतलब बेस क्लास पर्सन ने इनहेरिट किया स्टूडेंट को, तो बेस क्लास हमारे पास क्या हुई, पर्सन, सॉरी, ओके, बेस क्लास हमारे पास हुई पर्सन और ड्राइव्ड क्लास हुई हमारे पास स्टूडेंट। द क्लास डेट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम बेस क्लास, ठीक है। ये आपको समझ आ गई ना, मतलब बेस क्लास हमारे पास इसमें पर्सन होगी और ड्राइव्ड क्लास स्टूडेंट होगी।
के बाद है विजिबिलिटी मोड्स। पब्लिक में जो चीज़ है वो स्टे पब्लिक रहेगी, प्राइवेट में जो है वो प्राइवेट रहेगी, और प्रोटेक्टेड में हमारे पास वो जो प्रोटेक्टेड हो जाएगी, पब्लिक बिकम्स प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या हैं? मेंबर्स डेट बिहेव लाइक प्राइवेट बट आर असेसिबल इन ड्राइव्ड क्लासेस। अब ड्राइव्ड क्लास हमारे पास क्या है? वो जो बेस क्लास से इनहेरिट होती है। अब इसकी मिसाल यूँ ले लें जैसे कि आप एक बिज़नेस करते हैं, ठीक है, और आपकी जो फैमिली है वो भी आपकी जो बिज़नेस है उसमें हिस्सा लेती है, मतलब वो आपके ही बिज़नेस में काम कर रही है, ठीक है। तो जो आपके जो बिज़नेस के कुछ स्पेसिफिक कोई ख़ास स्पेशल रूल्स होंगे जो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स जानते हो, कि बाकी बिज़नेस पार्टनर्स उस बिज़नेस के रूल को नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी फैमिली, आप और आपकी फैमिली होगी, ये बेस क्लास हो जाएगी, और जो बिज़नेस हो जाएगा वो ड्राइव्ड क्लास हो जाएगी, क्योंकि वो आपके फैमिली से कुछ ना कुछ हिस्सा ले रहा है, ठीक है। बिज़नेस आपकी फैमिली से कुछ ना कुछ हिस्सा ले रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली से चल रहा है ना बिज़नेस, उनकी जो कोशिश वगैरह है उनसे, और फिर जो रूल्स बने हुए हैं जो स्पेशल आपकी फैमिली के लिए है, लेकिन वो रूल्स ऐसे ख़ास हैं कि वो और किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ड्राइव्ड क्लास फैमिली होगी, और बिज़नेस हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा, सॉरी, ड्राइव्ड क्लास बिज़नेस होगा, और फैमिली जो होगी वो बेस क्लास होगी, ठीक है। तो इस तरह वो बता रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी हो गया, मतलब फैमिली आपकी ऐसे मेंबर हो गए जो प्राइवेट भी हैं और वो ड्राइव्ड क्लास भी हैं, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ड्राइव्ड क्लास नहीं, सॉरी, फैमिली हमारी बेस क्लास है और बिजनेस जो है वो ड्राइव्ड क्लास है, लेकिन फैमिली हमारे पास प्रोटेक्टेड मेंबर इस तरह से हैं कि वो हमारे लिए प्राइवेट भी हैं और वो पर्सनल प्रोटेक्टर में भी है। हमारे जो रूल्स जो हमने बिजनेस के लिए ख़ास बनाए हैं वो सिर्फ आपके फैमिली जानते हैं, कोई और पार्ट नहीं जानते, तो वो प्रोटेक्ट भी हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर हमने पहले भी बात की, वो होता है जो किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए शुरू में खुद ब खुद कॉल हो जाता है किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, ठीक है। तो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो जाता है ड्राइव क्लास से, ठीक है, ताकि उसके जितने भी जब बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसकी जितनी भी खसूसियात होगी वो एक सही तरीके से ड्राइव्ड क्लास तक पहुँच पाएंगी, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो जो डिस्ट्रक्टर है वो ड्राइव्ड क्लास का पहले कॉल होता है बजाय बेस क्लास के, ठीक है। बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर बाद में कॉल होता है। इसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 18, जिसमें हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस और ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। मतलब एक क्लास जो है जैसे क्लास सी है, अब वो क्लास बी से भी इनहेरिट हो, क्लास बी से, क्लास ए से भी हो, क्लास बी से भी, तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से मल्टीपल जो है इनहेरिटेंस होती है, जो तब इसमें होता है कि सी ए और बी से भी इनहेरिट, दोनों से इनहेरिट हुआ है। इसके बाद है डायमंड प्रॉब्लम। अकर्स व्हेन अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम टू क्लासेस देन बोथ इनहेरिट फ्रॉम द सेम क्लास। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे एक हमारे पास इन ड्राइव्ड क्लास है, वो पीछे से दो बेस क्लास से इनहेरिट हुई हुई है, और वो दो बेस क्लासेस है वो भी पीछे से किसी से इनहेरिट हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है डायमंड प्रॉब्लम। जैसे क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए ने इनहेरिट किया क्लास बी और क्लास सी को, ठीक है। अब क्लास बी और सी जो है वो इनहेरिट करेंगी क्लास डी को, ठीक है। तो क्लास डी हमारे पास ड्राइव्ड क्लास हो गई। अब ये जो क्लास ड्राइव्ड क्लास डी है हमारे पास, वो इनहेरिट हुई हुई होगी बी और सी से, और सी और बी दोनों इनहेरिट, बी और सी इनहेरिट हुई हुई होगी हमसे ए से, ठीक है। तो ये इस तरह से डायमंड प्रॉब्लम होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एम्बिगिटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। एम्बिगिटी क्या है हमारे पास कि व्हेन टू बेस क्लासेस कंटेन फंक्शंस विद द सेम नेम। मतलब देखें, अब ए बी सी डी, अब ए ने इनहेरिट किया बी सी को, बी और सी ने इनहेरिट किया डी को, ठीक है। तो अब देखें, मिसाल के तौर पर ए में हमारे पास मौजूद था प्रिंट वाला फंक्शन मौजूद था, तो बी और सी में भी प्रिंट वाला फंक्शन मौजूद हुआ, ठीक है। और या डी में भी प्रिंट वाला फंक्शन मौजूद हुआ, ठीक है। तो अब जब हम कॉल करेंगे प्रिंट फंक्शन को, प्रिंट वाले को, तो वो जो प्रोग्राम है वो ये चीज़ समझ नहीं पाएगा, उसे वाजिया नहीं हो सकेगा कि आप किस वाले प्रिंटर को यूज़ करना चाहते हैं, ए के, बी के, सी के या डी के, ठीक है।
तो वो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये होती है हमारे पास एम्बिगिटी, यानी जो कोई चीज़ ऐसी जो वाज़िया ना हो सके, ठीक है। एम्बिगिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें वाज़िया नहीं हो पाती, कि अब हमने प्रिंट को कॉल तो कर दिया कि हमने प्रिंट वाला यूज़ करना है, लेकिन हम ये नहीं पता कि हमने ए को यूज़ करना है कि बी वाले को यूज़ करना है, सी वाले को या डी वाले को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। उसके बाद है हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन इनहेरिटेंस। अब इसको सॉल्व करने का मेथड जो है हमारे पास वो है यूज टू रिजॉल्व एम्बिगिटी, ठीक है। मतलब हमारे पास रेजोल्यूशन एक होता है, उसको यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे ए और ये डॉटेड के जो निशान लगे हुए हैं ना, ये जाहिर करते हैं कि हम प्रिंट जो है वो किसका यूज़ कर रहे हैं, हम ए का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने बी का यूज़ करना है, यहाँ पे बी और ये डॉटेड और फिर प्रिंट, ये जो डॉटेड है ये शो कर रहे हैं कि हम ए के प्रिंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इस एम्बिगिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। अब जो वर्चुअल बेस क्लास है वो हमारे पास है सॉल्व्स डायमंड प्रॉब्लम बाय इंश्योरिंग ओनली वन कॉपी ऑफ बेस क्लास, ठीक है। मतलब हमारे पास जो ये ऐसे होते हैं कि जैसे अब कोई भी चीज़ है वो ए से ली गई है, तो वो ए से कॉपी लेकर फिर बी को दी जाएगी, फिर सी को और फिर डी को, ठीक है। तो वो ए की कॉपी होगी जो आगे चलती जाएगी, ठीक है ना। अब मिसाल ले लें जैसे एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। अब आपने उससे एक क्लास बना ली हर्बीवर्ब और ऑमनीवर्ब, ठीक है। हर्बीवर्ब या कार्निवर्ब आपने बना लिया, हर्बीवर्ब और कार्निवर्ब्स बना लिए, ठीक है। अब जो मिसाल के तौर पर एनिमल्स में हमारे पास एक जो चीज़ मौजूद थी वो थी ईटिंग का फंक्शन मौजूद था, ठीक है। अब जो ईटिंग का फंक्शन मौजूद है, ठीक है, वो एनिमल से कॉपी होके कार्निवर्ब्स और सॉरी हर्बीवर्ब्स और ऑमनीवर्ब्स कार्निवर्ब्स में भी जाएगा, ठीक है। अब हर्बीवर्ब्स और कार्निवर्ब में तो गया, अब उससे आगे आप क्लास बना रहे हैं ओमनीवर्ब्स, तो उससे ईटिंग वाला जो होगा फंक्शन वो कॉपी होकर ओमनीवर्ब्स में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मतलब एनिमल से लेकर एनिमल जो है उससे हमने एक फंक्शन लिया ईटिंग का, वो हमारे हर्बीवर्ब और कार्निवर्ब, और नेक्स्ट जब हमने बनाया ओमनीवर्ब तो उनमें भी चला गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब एक ही होता है मतलब डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि ए से हम एक कॉपी लेते हैं और वो आगे नेक्स्ट एक ही कॉपी नेक्स्ट चलती रहती है, ठीक है। ए से बी ली, फिर बी सी और डी, ठीक है, इस तरह चलती रही। तो ये था हमारे पास हमारा लेक्चर नंबर 18। तो ये भी हो गया हमारे पास। तो हमारे जो लेक्चर है वो 18 ही है, मिड टर्म तक में जो है ना वो 1 से 18 तक ही है सिलेबस हमारा। तो ये हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट इनके एमसीक्यूज का भी चल रहा है, आप एमसीक्यूज भी देख लीजिएगा हर लेक्चर के, वो भी इसी तरह 1 से 5 तक, और फिर अगर 6 से 10 इस तरह से 5 लेक्चर के इकट्ठे ही दिए गए होंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। एमसीक्यूज भी आपके हो जाएंगे। ये मेन चीज़ें भी इसमें हो गई हैं, ठीक है। मेन अगर फिर भी अगर कुछ स्किप होगा इसमें से तो उसके लिए वो हम एमसीक्यूज में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे सारा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।